हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर इक्विलिब्रियम। और काफ़ी मतलब चैप्टर्स 11th में डिलीटेड हो चुके हैं। उनमें से एक चैप्टर ये है जो डिलीट नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर हमारे आसपास में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमें चाहिए। जैसे कि हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए लॉ के बारे में, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मोलरिटी, मोलैलिटी। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आपको इक्विलिब्रियम में दिक्कत होने वाली है। ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे चीजें आती चली जाएंगी हम आपको बताते चले जाएंगे, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। जैसे जो लॉग आएगा तो लॉग के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अभी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, रिएक्शंस आएंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या? इक्विलिब्रियम। EQUILIBRIUM, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टरों में से एक चैप्टर है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि चैप्टर मुश्किल है। ठीक, तो इस चैप्टर के लिए हमें जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म में भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चाहिए, वो है हमारी मोलैरिटी। तो आप सभी को मोलैरिटी के बारे में जानकारी होगी। तो सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे तो बार बार ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी इस तरीके के टर्म आपके आते हैं। सही है ना। तो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी। मोलारिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कायदे में एक चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है ना। नहीं याद तो अब रिकॉल कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज ये होती है। तो मोलारिटी क्या होती है? कैपिटल एम होता है सर एन अपॉन वी। एन किसका होना चाहिए? ये होना चाहिए सॉल्यूट। और वी किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन। और ये होना चाहिए किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। बाय द वे, अगर आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन। ये अगर ml में आपको दे रखा है तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 1000। ये चीज अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको मोलारिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी दे देगा। ठीक है। जब क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा बढ़ाना होता है तो नॉर्मेलिटी आपको दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मेलिटी से आपको मोलारिटी निकालनी है तो कैसे आएगा? n इंटू, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे n मोल्स नहीं है, ये है वैलेंसी फैक्टर। सही है। वैलेंसी फैक्टर आप अलग अलग चीजों के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए, है ना। ये हम लोगों ने पहले बात करी हुई है। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बेस के लिए क्या होता है? यहाँ पे H प्लस आयन जितने मिलेंगे, OH माइनस आयन जितने मिलेंगे, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। यानी कि C प्लस और C माइनस, ऐसे करके टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आप इस तरीके से लेंगे एन के लिए। तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पे। ठीक है। इतना इजी है, बस आपको ये चीज चाहिए। आओ जरा बात करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो जो भी चीजें आप साथ के साथ लिखते रहिएगा, जिसको भी जो नीड। ठीक। बाकी मुझे जो चीज करानी है मैं वहां पे आपका लिखवाता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? क्या चीज था हमारा? हाँ, चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने कभी कभी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे काम आपने देखे होंगे। आपने एक गिलास में पानी लिया, एक चम्मच चीनी डाली, डिजोल्व करी, घुल गई। फिर आपने क्या काम किया? दूसरी चम्मच डाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करके 6-7 चम्मच के बाद क्या होगा? जैसे आप धीरे धीरे करके उसमें चीनी को डिजोल्व करेंगे तो चीनी का जो घुलने का रेट है ना, रेट ऑफ डिजोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा, कम, है ना। फिर आप क्या काम करेंगे? तेज तेज उसमें चम्मच मारने लगेंगे, या जिससे आप डिजोल्व करने की कोशिश करें वो करेंगे, तो हो सकता है वो डिजोल्व हो जाए। फिर उसके बाद क्या करा आपने? थोड़े से और चीनी, मैंने पूरी स्पून नहीं बोली है यहाँ पे, थोड़ी सी आपने फिर से इसके अंदर क्या काम किया? चीनी डाली। फिर एक टाइम बाद आप देखेंगे चीनी के जो पार्टिकल है वो घुलना बंद कर गए, है ना। हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? सैचुरेटेड। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारा कैसा सॉल्यूशन हो गया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अब जरा सुनना क्या बात हो रही है। आप क्या काम कर रहे हैं? घोल रहे हैं, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो चीनी के पार्टिकल थे,
जो हमने बॉक्स बॉक्स ले रखे थे वो क्या काम हो रहे हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में यानी कि कण में टूट रहे हैं। पहले वो बड़े थे, अब वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके छोटे छोटे उसमें टूटते जा रहे हैं। हाँ है ना, पक्का। आपने क्या काम किया, सोचा आपने लगे कि भाई साहब और घोल इसको, और घोल और घुलेगा ये। फिर क्या हुआ, आपने फिर ऑब्जर्व किया चीनी तो घुल नहीं रही है, लेकिन जो आपने चीनी डाली थी वो हल्की हल्की सी पाउडर्ड फॉर्म में चेंज होने लगी, लेकिन वो चीनी घुल रही नहीं। आया, ऐसी हो रहा है, पक्का। अब क्या होता है, हम लोग फिर ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, हमने और ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि भाई हम इसको चलाते रहेंगे लेकिन चीनी डिजॉल्व नहीं। आया ना, पक्का। तो ये जो प्रोसेस आया, ये स्टेट पे आके अटक गया, एक अवस्था में आके क्या हो गया, अटक गया, जिसमें क्या हो रहा है, चीनी घुल भी रही है और चीनी नहीं भी घुल रही है। हमें जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है वो क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सर चीनी ने डिजोल्व होना बंद कर दिया, शुगर ने आपके डिजोल्व होना क्या काम कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। सही है। तो अब हमें यही चीज समझनी है कि आखिरकार ये चीनी ने डिजोल्व होना बंद क्यों करा है। तो ये वाली जो स्टेट है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जिसमें प्रेशर कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसके अंदर रिएक्शन में पूरा जो भी आपका रिएक्शन कह रहा हूँ, इस प्रोसेस के अंदर कंसंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आ पा रहा है, इसी स्टेट को कहा जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्टेट कोई भी प्रोसेस की जिसके अंदर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी चीज में कोई बदलाव ना हो, कांस्टेंट आके रुक जाए, इसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही है ना। तो इस इक्विलिब्रियम में वास्तव में हो क्या रहा है, आओ जरा समझ। ठीक है, जब हमने इसको ब्रॉड लेवल पे समझना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि जितनी चीनी घुल रही है उतनी ही चीनी, जो घुली हुई चीनी है, वो वापस से क्या हो रही है, टूट के कहां पे आ रही है, तुम्हारी क्रिस्टल में चेंज। समझ में आया। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे ये प्रोसेस आपको देखने के लिए, यानी कि मान लो 2 मोल चीनी डिसॉल्व हुई, तो वहां से 2 मोल जो घुली हुई चीनी है, डिसॉल्व चीनी है, वो वापस से किसमें चेंज हो जाएगी, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे ये लिखूंगा क्या, कि शुगर है, शुगर आपका इसमें है ये सॉलिड फॉर्म में, और शुगर आपका किसमें चेंज हो रहा है, एक्वस फॉर्म में। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, शुगर है और ये किसमें, एक्वस फॉर्म में है, और ये किसमें चेंज होगा, शुगर किसमें, सॉलिड फॉर्म में। यानी कि जितनी रिएक्शन आगे वाली हो रही है उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आया। इसका मतलब पहली चीज यहाँ से समझने वाली आ जाएगी यहाँ पे, कि अगर मुझे ऐसी अवस्था लेके आनी है, ऐसी स्टेट लेके आनी है जिसके अंदर ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो, तो पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि सर पहली चीज कि मुझे प्रोसेस जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। यानी कि मैं कोई भी प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम लाना चाहता हूं, तो उस इक्विलिब्रियम को लाने के लिए मुझे जो प्रोसेस सेलेक्ट करना पड़ेगा वो कौन सा होना चाहिए, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो मैं इक्विलिब्रियम नहीं लेके आ सकता। सही है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ से, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो हमारी सारी कंडीशन है वो क्या आती हैं, एक टाइम पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाती हैं। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज क्या, इक्विलिब्रियम। या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि एक ऐसी रिएक्शन या एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उतना ही प्रोसेस क्या हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, या उस स्टेट को क्या बोलेंगे आप, इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। इतनी सी बात है, इसी चीज को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लिखिएगा जरा फटाफट से, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, the state of a process in which the properties the properties the properties such as temperature, pressure, concentration, temperature, pressure, concentration of a system are constant या becomes constant। ठीक है ना, becomes constant या फिर does not changes, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, और does not changes। प्रॉपर्टीज है तो वहां पे do not लिख लीजिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज do not change।
ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज बदलती नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब जरा सुनना, अब ये दूसरी वाली चीज थी कि इक्विलिब्रियम हम कब लेके आ सकते हैं, एक रिवर्सिबल चेंज के अंदर। अब चेंज क्या हो सकता है, केमिकल हो सकता है और फिजिकल हो सकता है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम भी हमारे पास में दो तरीके के होंगे, कैसे होंगे, केमिकल होंगे और फिजिकल होंगे। आओ जरा समझते हैं। उससे पहले हम समझते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज में क्या चीज होगी, कोई भी चीज है रिएक्टेंट होगा, लास्ट में चलके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो हम आर से कोई भी रिएक्टेंट लिखते हैं और पी से क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये जो इस तरीके का साइन बनाया है, यानी कि दो अलग अलग रिएक्शन ना लिख के हम क्या काम कर सकते हैं, इसको इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझा है। इसका मतलब है ये आगे भी चल रही है रिएक्शन, और इसका मतलब है क्या, ये रिएक्शन पीछे भी चल रही है ना। अगर आर से पी बनना है तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पी से आर बनने लग जाए तो ये कौन सी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो मैं इसको क्या कहूंगा, फॉरवर्ड। अगर इसी तीर को इधर की तरफ ऐसे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। समझ आया ना। अब इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे शुगर किस फॉर्म में है, सॉलिड, शुगर ये आया तुम्हारा किसमें, एक्वस फॉर्म में, सही है ना। ये कौन सी फॉर्म में आ गया तुम्हारा, एक्वस में। तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, रिवर्सिबल, इस तरीके, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, इस चीज का है रिवर्सिबल। तो यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए मुझे सिर्फ ये दिमाग में चीज रखनी पड़ेगी कि भाई मैं इक्विलिब्रियम डिनोट कर रहा हूँ तो क्या काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे। समझ में आया, पक्का। तो अब जरा यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं दूसरी डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की देना चाहूं तो क्या दे सकता हूं। सीधा सीधा क्या आएगा, रेट ऑफ द स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस is equal to rate of backward प्रोसेस। ऐसे स्टेट जिसके अंदर क्या होगा, सही है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे मेल्टिंग लिख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे होने आया समझ में। तो क्या इक्विलिब्रियम हमारे आसपास में और कहीं देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल। आप सभी ने ऐसी बहुत सारी बातें देखी होंगी कि हम क्या काम करते हैं, आइस जो सिल्ली होती है बड़ी बड़ी, उनको क्या काम करते हैं, कवर्ड करके रख लेते हैं, कवर्ड करके और उसमें भुस्में दबा देते हैं, और बोलते हैं क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक चल जाएगी, एज कम्पेयर टू अगर उस सिल्ली को क्या काम करते हैं हम, खुले में रखते हैं, है ना। ऐसा क्या होता है, वहां पे भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो लंबे समय के लिए चल जाती है, ठीक है। तो ऐसी बातें यहाँ पे हमारे चैप्टर के अंदर आने वाली। इसका मतलब ये चैप्टर हमारे आसपास से जुड़ा हुआ काफी प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन का नाम मैं यहाँ पे लूँ, हैबर्स प्रोसेस। आप सभी को जानते हो, आप सभी लोग इस रिएक्शन को जानते हो, N2 प्लस H2 गिविंग NH3। ये वाली जो रिएक्शन है ये हैबर्स प्रोसेस में, और ये इक्विलिब्रियम पे ही कराई जाती है, यानी कि NH3 का फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम पे ही होता है। तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर बफर है जो कि हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन रखता है, वो भी क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। वो सारी बातें हमें यहाँ पे क्या करनी है, समझनी है और देखनी है। तो चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार है, ऐसा नहीं है बोरिंग बोरिंग सा चैप्टर। इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है। एडवाइस ये है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ो तो यहाँ पे केसी आएगा, अगर आपने वो केसी अच्छे से समझ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपके लिए बहुत इजी पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो आइए जरा शुरू करते हैं हम लोग इसमें आगे की बातें, आगे की चीजें, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या क्या चीजें आने वाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, या अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज ध्यान रखना, अभी तक प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। कुछ चीजें इसके अंदर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर वो चीज चेंज होंगी तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि अभी हम चीनी घोल रहे थे, वहीं पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता तो क्या वो चीनी घुल जाती, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना, बिल्कुल वो क्या हो जाती, चीनी
भूल जाती। तो वही सारी चीजें आपको समझना है कि इसके अंदर कुछ चीजें तो फिक्स रखनी है और साथ में रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपकी, रिवर्सिबल होनी चाहिए, या फिर कोई भी प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए आपका, रिवर्सिबल होना ही चाहिए। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, समझदार हैं आप सभी लोग, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज। लिखिएगा जरा फटाफट से, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस या चेंज, ठीक है, बहुत जल्दी से लिखिएगा, ठीक है। तो आओ जरा शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि आखिरकार ये जो तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस है ये होता क्या है, बोलो क्या, जिसके अंदर क्या होता है, बोल सकते हैं आप लोग, फिजिकल चेंज। हाँ तो फिजिकल चेंज क्या होता है बताओ जरा, है जो रिवर्सिबल होता है। अभी दीदी ने बोला ऐसा चेंज जो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अच्छा जरा रिवर्सिबल का मतलब, अगर मैं ये लकड़ी है इसको काट दूं तो आप दोबारा से इस लकड़ी को बिना चीज के, ये फिजिकल चेंज नहीं है मतलब, हाँ अच्छा ये कोई चीज है हमने यहाँ से यहाँ उठा के रख दी, यहाँ से यहाँ उठा के रख दी, ये कौन सा चेंज हो गया तुम्हारा, अच्छा क्या बात, और कुछ, हाँ मैं भी तो जानू, और कोई जवाब देगा है, चेंज इन स्टेट नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। आपने पढ़ा हुआ है, बचपन की चीजें हैं, 9th में 10th में, अब आप 11th में आ गए, 6th 7th में भी आता है व्हाट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अच्छा इरिवर्सिबल, और चलो और देखो सीधा सीधा हिसाब है, ऐसी या ऐसा चेंज या एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं आप, फिजिकल चेंज। अब जरा सुनना, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसा मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन पहले था ऐसा का ऐसा ही रहता है। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल। समझना है, न्यू सब्सटेंस का मतलब है यहाँ पे कोई भी नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपल रहता है, ठीक है ना। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर नई चीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कंबशन कर दिया किसी भी चीज, है ना, तो वो क्या हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे हमने लकड़ी ली थी, अभी उसको तोड़ दिया था, पीसेस में चेंज कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज में कोई चेंज हुआ, ठीक है, वो जैसा था वैसा का वैसे, दैट इज कॉल्ड एज क्या, तुम्हारा फिजिकल चेंज, ठीक है ना। अब जरा सुनना, तो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर, फिजिकल प्रोसेस के अंदर हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, चेंजेस। आओ जरा फिजिकल प्रोसेस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल प्रोसेस के अंदर ऐसे एग्जांपल उठाने जो रिवर्सिबल हो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल उठाया कौन सा, कटिंग ऑफ वुड, वो रिवर्सिबल, श्योर है ना सब लोग, वो रिवर्सिबल नहीं था, तो जब वो रिवर्सिबल नहीं है तो क्या हम उसमें इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, कभी नहीं ला। तो ऐसे प्रोसेस मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं जो कैसे होंगे, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस वो है यहाँ पे फिजिकल, जिनमें क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, गैस से इसमें चेंज हो रहा है, उसमें, समझ में आया। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं, सॉलिड से किसमें, लिक्विड। आपने ये बात देखी हुई है अपने आसपास में भी, जैसे सॉलिड ले लिया मैंने, क्या आइस, आइस को जानते हो, आइस किस में चेंज हो, वाटर में चेंज, है ना। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो H2O सॉलिड, और यहाँ पे क्या लिखोगे, H2O लिक्विड, सही है, गलत तो नहीं है, पक्का ये सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, कभी सी समझ लो, इसको लिख दे रहा हूं मैं सही से, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है, कैसा प्रोसेस है तुम्हारा, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो इसको डिफाइन किस तरीके से करोगे आप, सीधा सीधा बताओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस,
सही है। अब यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन भी लिखी थी कि अगर आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोसेस बोल सकते हो। तो आइस अगर वाटर में चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं आप, प्रोसेस का नाम क्या है, मेल्टिंग। और अगर वाटर आपका आइस में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, फ्रीजिंग। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, द स्टेट एट विच द रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। ऐसा स्टेट, ये आ गया तुम्हारा। कुछ गलत, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब जरा सुनना, एक छोटी सी बात बोलता हूँ, क्या हो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर दूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बर्फ जमेगी वापस से? मैं 1 डिग्री पे ले आया, मैं तो 1 डिग्री, 0 डिग्री से कहां पे लेके आ गया, 1 डिग्री पे लेके आ गया, तो क्या बर्फ वापस से बनेगी? नहीं। तो क्या मेरा इक्विलिब्रियम खत्म हो गया? हाँ। तो मैं वही बात बार बार आप सभी को समझा रहा हूं, क्या कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहना। सही है, क्लियर। अगर मैं इस आइस को उठा के और वाटर में डिप कर दूं, टेम्परेचर 0 डिग्री ही मेंटेन कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे हो सकता है इक्विलिब्रियम आए या ना। समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो पहली चीज मुझे यहाँ पे ये पता चलेगी। नेक्स्ट, और कोई इक्विलिब्रियम? हाँ जी बिल्कुल। दूसरा हम ले सकते हैं क्या, सॉलिड से लिक्विड हो गया। क्या सॉलिड से गैस ले सकते हैं? हाँ चलो, तो सॉलिड से गैस की बात करते हैं। सॉलिड से गैस, अच्छा कोई एग्जांपल बताओ जरा मेरे को। कपूर, ठीक है ना, करीना कपूर की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारा जो नॉर्मल कपूर है उसकी बात, ठीक है ना। तो कपूर हम यहाँ पे ले सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल ले सकते हैं यहाँ पे, कपूर, कैम्फर। तो क्या काम होगा यहाँ पे, इस प्रोसेस को, यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, गैस में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, सब्लिमेशन। और गैस अगर आपका सॉलिड में चेंज होता है इसको क्या बोलते हैं आप, डिपोजिशन। बोलते हो डिपोजिशन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इतनी सी बात, नो बकवास, आगे चलते रहो। तो सीधा सीधा रेट ऑफ ये, रेट ऑफ, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, क्या लिक्विड गैस, हाँ इसको तो हम अटेन भी कर सकते हैं अपने घर में। लिक्विड इक्विलिब्रियम किसमें, गैस में। सही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे आएगा भाई, बताओ। पेट्रोल, सही है। और पानी, है ना। पेट्रोल लेके आ सकते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, वो भी बंद भी कर में, क्योंकि गैस है। अगर गैस भाग गई तो क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, फिर इकट्ठी करते रहो, भाई पेट्रोल की गैस यहाँ जा, ऐसे थोड़ी करोगे भाई, निकल गई गैस तो निकल गई, अब आगे की बात देखी जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं H2O, किसमें चेंज करें इसको, ये लिक्विड में है, इसको चेंज करते हैं किसमें, H2O गैस में, या वेपर बोल सकते हैं आप। ये बंद बीकर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक टाइम के आने के बाद अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हो तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए, किस चीज के, किस चीज के हो गए, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस के अंदर हमने किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन कराया। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे अपने आप लिखना है खुद से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या सॉलिड लिख लिया? अच्छा एक बात बताओ, जो हम चीनी वाला एग्जांपल ले रहे थे, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आएगा या केमिकल इक्विलिब्रियम में, कैसे आएगा, कौन सा आएगा? चीनी, चीनी वाले रहते ना, गिलास में चीनी डिजोल्व कर रहे हैं, हाँ जी, हाथ तो दोनों उठा लिए, बताओ। केमिकल में क्या है, केमिकल में आएगा, चीनी तो घुलने के बाद भी चीनी रहती है भाई, फिजिकल प्रोसेस है ये तो, केमिकल प्रोसेस थोड़ी है। हाँ, आराम से लेके आ सकते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल है आराम से। तो फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि कोई भी चीज, जैसे शुगर वाला एग्जांपल ले लो, शुगर क्या है यहाँ पे, सॉलिड, और इसको हम वापस से शुगर एक्वस, तो ये क्या होगा, डिसोल्यूशन, और ये क्या होगा, प्रिसिपिटेशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन, DISSOLUTIO है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन, ठीक है ना, और रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन। फटाफट से इनको लिखते रहिएगा, और रेट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस तरीके से ही आपको लिखने हैं हर किसी में, ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। बहुत जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा,
चलो आगे की बात करेंगे। क्या कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल हो सकता है? कैन कोल्ड ड्रिंक बी द एग्जाम्पल? अगर कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद है, हम उसको इस तरीके से शेक कर दें, शेक करने के बाद उसको देखें आराम से, तो एक स्टेट ऐसी आ जाती है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक टेम्परेचर कम नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके चल रहे हैं, तो गैस जैसे ही आप खोलोगे ना उसको, तो फिस करके आवाज आएगी, तो यानी कि वो गैस उस जो ड्रिंक है आपकी, उसके अंदर वो डिजोल्व हो ही नहीं रही है, एक कांस्टेंट स्टेट मेंटेन कर रही है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, पहले इस चीज को आप कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करें जल्दी से। फिर केमिकल प्रोसेस के अंदर चलना है अपने को। हो गया, लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक या सोडा, सोडा देखा है सबने? आपने सोडा शायद बनते हुए नहीं देखा। क्या काम किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और वहां से गैस को हाई प्रेशर पे लाके पे अंदर डाला जाता है, प्रेशर अप्लाई, तो क्या होता है, वो पानी के अंदर डिजोल्व होने लग जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक टाइम पे आने के बाद जब हम गैस को हाई प्रेशर पे डालते जा रहे हैं, तो वो गैस डिसॉल्व करना बंद कर देती है, और अगर हम थोड़ा सा और प्रेशर लगाते हैं तो भी क्या होगा, वो गैस थोड़ी बहुत डिसॉल्व होगी, फिर से क्या होगा, वो गैस वापस से लिक्विड यानी कि एक्वस की जगह पे किसमें चेंज हो जाएगी, फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। तो एक सोडा बॉटल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, किसका, इक्विलिब्रियम, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हम गैस को क्या काम कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा तो नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में आके आप यहाँ पे हेनरी लॉ पढ़ेंगे, जो आपको ये सारी बातें समझाएगा, किस तरीके से गैस डिसॉल्व होती है, क्या होता है, क्या चीजें नहीं होती है। ठीक है ना। तो हेनरी लॉ यहाँ पे आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो हेडिंग डाल लीजिए, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। अब हमारा वास्तव में चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और चैप्टर बहुत मजेदार आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आओ जरा शुरू करते हैं। कौन सा? केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस में आपकी ये बात। रिएक्शन इन केमिकल, सॉरी, इक्विलिब्रियम इन केमिकल। स्टार्ट करें तो पहली चीज, अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या किसी का कंबशन हम ले सकते हैं? नहीं, किसी का कंबशन नहीं ले सकते। ऐसा है, कोई चीज जल गई, जलने के बाद वापस से वो चीज हमें क्या मिल सकती है? यार कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो वो चीज ये रिवर्सिबल है ही नहीं, तो हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस लेने वाले हैं हम जो रिवर्सिबल होंगे। सिर्फ उन्हीं में हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जैसे रस्टिंग यानी कि आयरन का ऑक्साइड में चेंज, सही है। हम क्या काम करें, लोहा लें, उसमें से स्टीम पास करें, तो वो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड में चेंज होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर। अब क्या काम करें, हम हाइड्रोजन गैस को पास कर दें, तो क्या होगा, हमें वापस से लोहा मिल जाएगा और वाटर अलग निकल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है। क्या प्रोसेस है? जैसे Fe प्लस, हमने क्या पास किया, H2O यानी कि स्टीम। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, जिसमें हम Fe प्लस H2 गैस में, है ना। और अगर ये वापस से हम इसमें पास करते हैं तो हमें, ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, Fe3O4 भी मिलता है, ऐसा कुछ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? पक्का? चले आगे बढ़े। अब जरा सुनो, इसके अलावा और कौन सा प्रोसेस हो सकता है? आपकी फेवरेट रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स क्या मिल सकता है आपको, NH3। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो जानते हो आप, अगर मैं इसको हीट करने लग जाऊं तो क्या मिलता है मुझे, CaO प्लस CO2। तो कुछ रिएक्शंस आपके सामने है, जो क्या है आपकी, कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो रिवर्सिबल है। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि सारे के सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं? नहीं भाई, रिवर्सिबल ये तो रहे। हाँ यार, तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूं यहाँ पे, कि सारे के सारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल? नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं आपके रिवर्सिबल और कुछ क्या होते हैं इरिवर्सिबल, दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को चैलेंज किया जा सकता है अगर आप बोले। तो इस वजह से कोई जो भी डेफिनेशन अगर आप बोलते हो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसको चैलेंज ना करे कोई। समझा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। सही है, और क्या रिएक्शन लिख सकते हो? एस्टरिफिकेशन आपने पढ़ी है, याद है? याद है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th की रिएक्शन है क्या, CH3COOH
प्लस CH3CH2OH। यहाँ पे हम क्या काम करें, इसको ऐसे करें, क्या बने CH3COO, यही आएगा, एक OH और एक यहाँ से निकल जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें COO CH2CH3 और साथ में क्या मिलेगा H2O। अगर मैं इसको वाटर, ये जो कंपाउंड बना है इसको वाटर में डालता हूँ तो मुझे वापस से ये चीज मिल जाती है। तो एस्टरिफिकेशन यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया। एक एग्जांपल आपका H2 प्लस I2 गिविंग HI, ये भी रिएक्शन है आपकी, ठीक है ना। तो जितनी भी रिएक्शन लिख रहे हैं हम कौन सी है तुम्हारी, सारी की सारी रिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है, अब जरा ये बताओ, जल्दी बताओ। अब तो तुम्हारे सामने है, हम लोग बात भी करते आ रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और साथ में क्या हो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आए, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बोलो भाई, बोलो मित्रों, जल्दी बोलो। ये इतनी सारी लिख रही है, कोई सी बोल सकते हो यार, बोर्ड पे लिखी हुई है, इनमें भी बोलने में तकलीफ हो रही है, सही है। इतना समझ में आया, ये सारी की सारी हो सकती है, यानी कि द रिएक्शन विच moves to forward and backward both the direction are called as reversible reaction। और इन्हीं में एक ऐसी स्टेट फंस जाए कि हमें ये लगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, सही है ना, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या बताओगे, ऐसी रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ ही नहीं सकती है उनको क्या बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि भाई एलेबोरेट करो, अच्छे से समझाओ, तो द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट चेंजेस इनटू, सॉरी, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट but the product does not changes into reactant are called as irreversible reaction, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं आप, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, सही है। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करनी है नेक्स्ट सन पे कि आखिरकार ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है ये डायनामिक प्रोसेस है या स्टैटिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब है ये रुका हुआ, मतलब मोशन में है या रुका हुआ, ठीक है ना। तो हमें बस यही बात पढ़नी है, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे चीजों को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी छोटी छोटी आएंगी और इसी में आगे पढ़ते पढ़ते चलने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, धन्यवाद।